नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने प्रदर्शित हो गया हूँ एक बार फिर नए चीज़ के साथ, नए समस्याओं के साथ। वही हमारा जो पी ब्लॉक चल रहा था क्लास 12 केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आगे चले। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे वर्ग 15 को, यानी ग्रुप 15 को आज हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि 13-14 आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वर्ग पी ब्लॉक के 13-14 क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आपको क्लास 12th में जो है पी ब्लॉक का वर्ग 15 से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पी कोश में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पी कोश में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्योंकि हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व के 15वें ग्रुप के, यानी ग्रुप 15 को पढ़ा जाएगा। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको 6 वर्गों में बांटा गया है। जैसे में 13, 14, 15, 16, 17, 18 13 से 18 ग्रुप होते हैं ना। यानी पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको 6 ग्रुपों में क्या किया गया, बांटा गया। अब आप ध्यान से सुनना बात को। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 15 यानी ग्रुप समूह 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ग 15 में, ग्रुप 15 में कौन कौन तत्व है उनको देखो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यह वर्ग 15 के क्या है, तत्व है। याद करने के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। यह याद करने के लिए तरीका है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। वर्ग 15 वाले तत्व को याद करने के लिए यह थोड़ा सा चूरन टाइप ट्रिक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। फास्फोरस का कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। तो हम देखते हैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p3, 2 2 4 3 7। ठीक, इसका देखें 1s2, 2s2, फिर इसके बाद 2p6, फिर इसके बाद 3s2, फिर 3p3। देखो 2 2 4 10 12 3 15। अगर वाह्यतम कोश की बात किया जाए तो इसका वाह्यतम कोश क्या होगा, सबसे बड़ा वाला कोश कौन है, 2। इसमें कौन है सबसे बड़ा, 3। इसके यही क्या होंगे, वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इस चीज को समझ रहे हो तो आगे वाली बातें भी समझ में आ जानी चाहिए। अगर एक लय पकड़ लिए, एक टॉपिक समझ में आने लगी, अगर एक तरह से समझ गए तो सभी बाकी अपने आप टॉपिक टू टॉपिक समझते चले जाओगे, अगर समझोगे तब। जैसे यहाँ 3s2 हो गया तो आर्सेनिक का क्या होगा, वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूँ 4s2, फिर 4p, फिर एंटीमनी का क्या होगा 5s2, 5p3, फिर बिस्मथ का क्या होगा 6s2, 6p3। अब करके भी देख लेना, यही होगा। अगर एक चीज पकड़ लिए तो उसके अनुसार सभी का तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हो। क्योंकि मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और खुद को अपने आप से प्रैक्टिस करना है। तो इसके वाह्यतम कोश क्या होंगे, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 6s2, 6p3। अगर इनमें देख रहे हो सब में क्या कॉमन है, सब में क्या कॉमन है, 2 इलेक्ट्रॉन यस कोश में, पी में 3, सब में 2, पी में 3, 2 2, पी में 3। तो मतलब यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बदल करना है, ये बदलना है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे इनका अगर हम कहें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
क्या होगा, NH2 होगा और NP3 होगा। भाई देखो ये नंबर ही बदल रहे हैं और सभी जो इलेक्ट्रॉन तो वही तो है, तो मतलब इसके आयतन कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, NH2 NP3 होंगे। किसमें, वर्ग 15 के समूह के वाले तत्वों में। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, NH2 NP3। ठीक, यह कॉन्सेप्चुअल बात है। अगर एक कॉन्सेप्ट समझते हो तो इसके बाद अपने आप चूरन की तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें, इसका करके देखें, फिर यह एक कॉन्सेप्ट वाली बात है। अगर लॉजिक समझ गए तो अपने आप यह लॉजिक समझ में आती चली जाएगी। बस लॉजिक की तरह पढ़ो, लॉजिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, जितना समझोगे उतने अच्छा रहेगा। लेकिन पी ब्लॉक ऐसा चैप्टर है कि बिना लिखे आपको समझ में नहीं आएगा। जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आराम से आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की प्रकृति कैसी है, ये सब तत्व किस प्रकार के हैं। अब देखते हैं, आपको पता है नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु। उपधातु मतलब अधातु और धातु का दोनों ऐसा तत्व होगा जिसमें धातु और अधातु दोनों पाया जाएगा, वह क्या कहलाएगा, उपधातु। मतलब यह धातु भी हो सकते हैं और अधातु, इसमें दोनों का गुण पाया जाएगा, वह क्या कहलाएगा, हमारा उपधातु। बिस्मथ, टिपिकल धातु या पुअर मेटल। टिपिकल धातु या पुअर मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह बहुत धातु तो होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, यह पीटने पर टूट जाते हैं। आपको पता है धातुएं पीटने पर क्या करती है, फैलती है, अर्थात इसमें अघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। क्या, अघातवर्धनीयता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। वह क्या कहलाती है, हमारी धातु। यह भी क्या होता है, हमारा धातु, लेकिन पुअर कमजोर धातु होता है। अगर इसको पीटते हैं तो यह बिखर जाते हैं। जैसे ढेला होता है, नमक का ढेला बना लो, जैसे उसको पीटोगे क्या होते हैं, बिखर जाते हैं कि नहीं। ढेला होता है मिट्टी का ढेला, उसको पीटते हैं तो बिखर जाते हैं कि नहीं। मतलब होते हैं ठोस, लेकिन यह क्या होंगे, कमजोर ठोस होंगे, अर्थात पीटने पे यह क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए इसको टिपिकल धातु बोला जाता है या पुअर मेटल बोला जाता है। तो कभी कभी एक नंबर के एग्जाम में पूछ देता है कि वर्ग 15 के पुअर धातु कौन से, यानी कौन है, बिस्मथ। या टिपिकल धातु कौन से होंगे, कौन होंगे, हमारे बिस्मथ होंगे। ठीक है, अब बातें आगे चले। इसकी बातें तो हो गई कि इसमें कौन कौन धातु होंगे, कौन कौन धातु होंगे, कौन कौन उपधातु होंगे। ठीक, बातें हो गई। आपको बता दें इनकी प्रकृति कैसी होगी, वर्ग 15 के तत्वों की प्रकृति कैसी होगी, उसको देखें हम। आपको बता दें नाइट्रोजन जो है हमेशा N2 के फॉर्म में पाया जाता है, या N2 के फॉर्म में पाया जाएगा, या अगर यह किसी से अभिक्रिया करेगा तो N2 के रूप में अभिक्रिया करेगा। ओके, आप देखते हैं फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में पाया जाता है। P4 के रूप में, किसमें, P4 के रूप में पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन हमारा जो है यह गैस फॉर्म में होता है। किस अवस्था में पाई जाती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, गैस। लेकिन फास्फोरस हमेशा क्या होता है, ठोस। देखो यह बातें नोट करने वाली बात है कि अधातु प्रायः गैस होती है, लेकिन फास्फोरस है जो क्या होता है, हमारा ठोस अवस्था में होता है। लेकिन अधातु है, लेकिन होगा क्या, यह ठोस। प्रकृति इसकी कैसी होगी, ठोस। आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीनों हमारा क्या होंगे, ठोस होंगे, यानी सॉलिड होंगे। किस अवस्था में पाए जाएंगे, सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में पाए जाएंगे, सॉलिड अवस्था में। ठीक है, यह नोट करने वाली बात है। अगर आपको समझ गए हों तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं, याद करने के लिए बताया मैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। इसमें से कौन कौन अधातु हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, उपधातु। बिस्मथ हमारा क्या है, पुअर धातु, बताया मैं। अब वर्ग 15 के तत्वों को समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 NP3। आराम से बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब पूछ सकता है कि वर्ग 15 में कौन कौन किस किस तत्व की क्या क्या प्रकृति हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन की किस फॉर्म में पाया जाएगा, N2 फॉर्म में। यह किस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होता है। फास्फोरस क्या होता है हमारा,
किस फॉर्म में पाया जाएगा, P4 के रूप में। यह अभिक्रिया किससे कैसे करेगा, P4 यानी N2 2 अणु के रूप में पाया जाता है या तो 4 अणु के रूप में पाया जाता है। इसकी अवस्था क्या होगी, ठोस। ये अपवाद चीज है कि फास्फोरस अधातु है लेकिन फिर भी क्या है, ठोस है। बात को नोट करना कि फास्फोरस अधातु होने के कारण भी क्या है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ किस अवस्था में होते हैं, सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में होते हैं, सॉलिड अवस्था में होते हैं। और एक और बातें बता दें कि यह जो नाइट्रोजन परिवार है इसको एक और नाम देते हैं क्या, पिनेकोजन। इस वर्ग 15 को एक और नाम देते हैं क्या, पिनेकोजन। और इसको बोला जाता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। क्यों, क्योंकि यह पहला ही तत्व नाइट्रोजन होता है, इसलिए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को इसको बोला जाता है। तो जो वर्ग 15 है, वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार का भी तत्व बोलते हैं और इसका एक और नाम होता है पिनेकोजन। तो पूछ सकता है वर्ग 15 का अन्य वर्ग 15 का अन्य और क्या नाम है, या नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का अन्य क्या नाम हो सकते हैं, क्या नाम हो सकते हैं, पिनेकोजन। ठीक है, यह जो बातें इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली बातें, अगर आपको याद रहेगा, समझे रहेंगे, तभी ये चीजें समझ में आएगी। अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट देखो मैं पहले दूसरे तीसरे वीडियो से ही कॉन्सेप्ट बनेगा। आपका जो बेस है पहले दूसरे वीडियो में, अगर वह बेस तैयार है तो यह जो है आराम से चूरन की तरह सभी पी ब्लॉक की टॉपिक समझ में आएंगे, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, एक बार फिर से नोटिस आपको याद दिला देते हैं, बता देते हैं। वर्ग 15 यानी ग्रुप 15 हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। वर्ग 15 के कौन कौन तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, इसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी बोला जाता है। इसका एक और नाम क्या है, पिनेकोजन। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP3, NH2NP3। ठीक, यह नोट कर लेना। इसमें कौन कौन क्या है इसको बात भी बता दिया मैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु होते हैं, बिस्मथ क्या होता है, पुअर धातु। पुअर धातु मतलब वह पीटने पर भंगुर यानी बिखर जाते हैं। क्योंकि धातुएं तो पीटने पर फैलती है, लेकिन ऐसा ये धातु होता है बिस्मथ की जो पीटने पर टूट जाता है, बिखर जाता है। ठोस तो होता है लेकिन कमजोर ठोस होता है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 या नाइट्रोजन परिवार के तत्व या पिनेकोजन के गुणधर्म। अब इसके हम गुणधर्म के बारे में पढ़ें। उसको तो हम पढ़ लिए कि वर्ग 15 के तत्व क्या होते हैं और उसमें क्या क्या है, उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, धातु कौन, उप धातु कौन है, अधातु कौन है, किस अवस्था में होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उन सभी बातों को हम क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यह जो मैं मान लिखा हूँ, यह NCERT किताब से इसके मान में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब नोट कर लेना। लेकिन मैं अभी अब समझाऊंगा कि यह मान कैसे, आपको अभी कुछ देर तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा, बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि यह जो हमारे वर्ग हैं, वर्ग के तत्व हैं, ऊपर से नीचे आने पर इनके आकार में क्या होता है, वृद्धि होती है। बता चुके हैं कि नहीं, वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से कहाँ आने पर, नीचे आने पर इनके आकार में क्या होता है, वृद्धि होती है। पहले और दूसरे लेक्चर में वीडियो में बता चुका हूँ, अगर वहाँ नहीं देखें तो उसको देख कर तब इसको पढ़े, नहीं समझ में आएगा फिर। तो जैसे में अभी देखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था क्या, इसका क्या था, 2s2 2p3, इसका क्या था 3s2 3p, 4s2 4p3, फिर 5s2 5p3। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 2s2p 2p3 यही था, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, फिर क्या था 6s2 6p3।
कहने का मतलब ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो इनकी कोषों की संख्या क्या करें, बढ़ रही। देखो 2 3 4 5 6, तो मतलब पहले नाइट्रोजन में कितने कोष होंगे, 2। कितने कोष होंगे, 2। फिर फास्फोरस में कितने कोष होंगे, 3। कितने कोष होंगे, 3। आर्सेनिक में कितने कोष होंगे, 4। कितने कोष होंगे भैया, 4। फिर एंटीमनी में कितने होंगे, 5। बिस्मथ में कितने होंगे भैया, 6। 4 5 6, इस प्रकार से कुछ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनमें कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। कोषों की संख्या में क्या हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कोषों की संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो परमाणु आकार में भी क्या होगा, वृद्धि होगा कि नहीं। जब परमाणु आकार में वृद्धि होगा तो इनकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। देखो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। देखो कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष, 5 कोष, इसी तरह 6 कोष, इनके कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब ऊपर से कहा रहे हैं नीचे तो कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो इनके आकार में भी क्या होगा, इनके आकार में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। जब इनके आकार में वृद्धि होगा तो इनके परमाणु त्रिज्या में भी क्या होगी, वृद्धि। देखो बढ़ रहा है कि नहीं, त्रिज्या बढ़े कि नहीं। तो ऊपर से नीचे आने पर वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर इनमें परमाणु त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कि नहीं। देखो परमाणु त्रिज्या क्या करें, बढ़े कि नहीं। तो अब देखो इनके परमाणु त्रिज्या क्या हो रहे हैं, बढ़े कि नहीं। 70, 110, 121, 141, 148 बढ़ रहे हैं ना। देखो कहने मतलब या नाइट्रोजन हो जाएगा, या फास्फोरस की त्रिज्या हो जाएगी, या आर्सेनिक की त्रिज्या हो जाएगी, या एंटीमनी की त्रिज्या हो जाएगी, या बिस्मथ की त्रिज्या हो जाएगी। मतलब अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनके परमाणु त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इनके परमाणु त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कि नहीं। अर्थात कह सकते हैं हम सबसे ज्यादा किस में है, बिस्मथ में। फिर किस में है, एंटीमनी में। फिर किस में है, आर्सेनिक में। फिर किस में है, फास्फोरस में। फिर किस में है, नाइट्रोजन। सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, नाइट्रोजन की। सबसे अधिक किसकी होगी, बिस्मथ की। तो यह परमाणु त्रिज्या में वर्ग 15 में क्या है, क्रम है, किसमें किसकी त्रिज्या कैसे होगी। अर्थात सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, बिस्मथ की। सबसे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की सबसे कम कितनी होती है, 70, और सबसे अधिक कितनी होती है, 148। समझ गए कि नहीं, कि वर्ग 15 में या नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। बता चुका हूँ, तो पहले दूसरे लेक्चर को अगर नहीं पढ़े हैं फिर से उसको देखकर इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आयनन विभव को। आयनन विभव किसे कहते हैं, ये भी बता चुके थे। आयनन विभव किसे कहते हैं, यदि किसी परमाणु के वाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते थे, आयनन विभव। क्या कहते थे, आयनन विभव। तो आयनन विभव तो क्या कहते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन विभव। क्या कहते हैं, आयनन विभव। तो यह जो आयनन विभव है, आयनन विभव यानी आईपी किसके समानुपाती होता था, जैफ के। और जैफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता था, आकार के। किसके, आकार के। तो बात वही फिर से पलट रहा हूं मैं। देखो कहा था मैं कि अगर यह चीजें पढ़े रहोगे, जैफ और आकार के बीच संबंध, यह 90% आपको टॉपिक मिलेगा। तो देखो वर्ग में 15 में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं। देखो आकार में क्या हो रहा है, वृद्धि। जब आकार में वृद्धि होगा तो जैफ में क्या होगी, कमी। क्यों, व्युत्क्रमानुपाती है। जब जैफ में कमी होगी तो आयनन विभव में भी क्या होगा, कमी होगा कि नहीं। आयनन विभव में भी क्या होगा, कमी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं
वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव में क्या होगा? कमी। आयनन विभव क्या होगा? कमी। देख रहा हो रहा है कि नहीं कमी? यहाँ 1402 है, 1012, 1019, मतलब इसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है कि नहीं? क्यों कमी आ रही है? क्योंकि आकार में क्या हो रहा है? वृद्धि। जब आकार में वृद्धि होगा तो जैव में क्या होगा? कमी। जब जैव में कमी होगा तो आयनन विभव में भी क्या होगा? कमी होगी। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर इनमें आयनन विभव में क्या होता है? कमी। अगर इसके क्रम को देखा जाए तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो सबसे ज्यादा कम किसका, सबसे अधिक किसका हो रहा है? नाइट्रोजन का। फिर किसका है? फास्फोरस का। फिर किसका है? आर्सेनिक का। फिर किसका है? एंटीमनी का। फिर किसका है? बिस्मथ का। सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? नाइट्रोजन का। किसका होगा? नाइट्रोजन का। यह इसका क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। किसका? आयनन विभव का। मान देखो इसमें भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? क्यों परिवर्तन हो रहा है? यहाँ से बात लिंक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। मैं विद्युत ऋणात्मकता को भी बताया था परिभाषा, याद करो क्या बताया था? बताया था मैं कि जब कोई, सबसे पहली बात कि यह जो परिभाषा विद्युत ऋणात्मकता थी वह किसके लिए परिभाषित थी? सिर्फ सहसंयोजक बंधों के लिए। सहसंयोजक बंधों के लिए यानी एकल बंध के लिए। यदि कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने की क्षमता रखता था उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता यानी ईएन। ईएन किसके अनुपाती होता था? जैव। जैव किसके अनुपाती होता है? 1/, आकार। बताओ, बताए थे कि नहीं? बताए थे कि नहीं? याद करो, यह बात को मैं घोर घोर के आपको पिलाया था। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको जरूर देखेंगे, तभी यहाँ बातें समझ में आएगी। तो आप देखो बात तो पकड़ लियोगे। ऊपर से नीचे आने पर कोषों में क्या होगी? वृद्धि। जब कोष में वृद्धि होगा तो किस में वृद्धि होगी? आकार में। जब आकार में वृद्धि होगा तो जैव में क्या होगा? कमी होगी। जब जैव में कमी होगा तो विद्युत ऋणात्मकता में भी क्या होगी? कमी आएगी। अर्थात वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर इनके विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है? कमी होती है। क्या होती है? कमी। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2.1 है, 2.0, 1.9, 1.9। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है इनके विद्युत ऋणात्मकता में भी क्या आती है? कमी। जब ऊपर से कहाँ आते हैं? नीचे। ऊपर से कहाँ आते हैं? नीचे। ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है? कमी। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होगा? नाइट्रोजन का। फिर किसका होगा? फास्फोरस का। फिर किसका होगा? आर्सेनिक का। फिर किसका होगा? एंटीमनी का। फिर किसका होगा? बिस्मथ का। यही बात, ये इसका क्रम हो जाएगा। मान आपको दिखा दी कैसे हो रहा है। ठीक, अब बात आती है घनत्व की, कि वर्ग 15 के तत्वों में घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि आपको सबसे पहले बता दें घनत्व बराबर क्या होता है? फार्मूला पढ़ो। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। बस समझना। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं? अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। देखो अब यहाँ बातें जा रहा, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोषों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ कोष कुछ और है, यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो द्रव्यमान में भी बताओ क्या होगा? वृद्धि होगा कि नहीं? द्रव्यमान में भी क्या होगा? वृद्धि होगा कि नहीं? भाई देखो, पहले इतना छोटा आयाम, फिर बड़ा आयाम, फिर बड़ा आयाम, फिर बड़ा आयाम, बड़ा आयाम, सबसे बड़ा, मतलब छोटे आम से फिर बड़े आम की ओर, तो बड़ा आम का द्रव्यमान अधिक होगा ना छोटे आम की अपेक्षा? अधिक होगा कि नहीं? मान लो एक टोकरी है, उस टोकरी में तुम 1 आम डाले, 2 आम डाले, फिर 3 आम डाले, फिर 4 आम डाले, फिर 5 आम डाले, फिर 6, तो मतलब द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है ना। टोकरी का द्रव्यमान, टोकरी में जो आम है उसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं अगर जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो हमारा घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। देखो घनत्व बढ़ रहा है कि नहीं? 0.879 है, फिर 1 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 9 है। कहने का मतलब है कि यह घनत्व भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कब? जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वर्ग 15 में
वो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके घनत्व में भी क्या होगी, वृद्धि। अर्थात इनमें क्रम क्या होगा, बढ़ने का क्रम क्या होगा उसको भी देख लो। मिटा दे रहे हैं, फार्मूला नोट कर लीजिए। अर्थात यहाँ लिख रहा हूं मैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, घनत्व द्रव्यमान के क्या होगा, अनुपाती यानी समानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब घनत्व भी बढ़ेगा तो देखो यहाँ पर वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ रहा है कि नहीं। तो क्रम देखो, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, बिस्मथ का। देखो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, बिस्मथ का। फिर किसका होगा, एंटीमनी का। फिर किसका होगा, आर्सेनिक का। फिर किसका होगा, फास्फोरस का। फिर किसका होगा, नाइट्रोजन का। ठीक, बात समझ रहे। यह क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सब बता रहा हूँ, बढ़ते हुए क्रम में। अगर हम वर्ग में ऊपर, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। आप देखो यह बात समझ में आएगी नहीं। आप चलते हैं गलनांक और क्वथनांक के पास। किसके, गलनांक और क्वथनांक के पास। गलनांक और क्वथनांक को बताने से पहले आपको एक कक्षा 10 की बात याद दिला रहा हूँ। पढ़े होंगे कक्षा 10 में कि वहां पर पढ़ाया गया होगा कि धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। बताया गया कि नहीं वहां पर कक्षा 10 में कि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो देखो हमारा जो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, हमारे अधातु। क्या है, अधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, हमारे उपधातु। क्या है, उपधातु। और यह हमारा बिस्मथ क्या है, पुअर मेटल, गरीब धातु, पुअर मेटल, पुअर मेटल। तो बात तो आप लिंक कर लिए होंगे, पहले से ही बताया गया कि अच्छा 10 में पढ़ चुके हैं कि गलनांक और क्वथनांक, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो वर्ग 15 में सबसे पहले क्या है, धातु है। फिर क्या है, उपधातु है। फिर क्या है, धातु है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, बढ़ेंगे। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो, यहाँ पर देखो गलनांक और क्वथनांक क्या करें, बढ़ रहे हैं कि नहीं। देखो 63, 317, 77 पॉइंट नहीं है, 772, 554, मतलब ये बढ़ रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ग 15 में हम ऊपर से, वर्ग 15 के तत्वों के ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके गलनांक और क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा होगा, अगर आप लोग सोचने से पहले जो सोचते हैं मैं वैसी का जवाब देता हूँ। जो सोच रहे हैं क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर यहाँ तो कुछ बात बदल गई, यहाँ कुछ वृद्धि होने के बजाय यहाँ आकर क्या हो रही है, कमी हो रही है। हाँ कमी तो हो रही है। कारण आपको बता दें, यहाँ से जो है आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ के बीच डी और एफ ब्लॉक के तत्व भी पाए जाते हैं। देखो आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक के भी तत्व होते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होने के कारण इनमें क्या होता है, कमी आ जाती है। ठीक है, क्यों, अगर आंसर कोई पूछता है कि यहाँ पर भाई वृद्धि और बढ़ रहा है तो यहाँ इसका मान कम क्यों है, क्यों, क्योंकि इनके बीच क्या आ जाते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। इस कारण इनमें क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक में कमी आती है। ठीक है, यहाँ रहेगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अगर क्रम की बात किया जाए तो सबसे पहले किसके अधिक होगा, सबसे अधिक किसका होगा। देखो यहाँ से देखो सबसे अधिक किसका होगा, आर्सेनिक का। फिर किसका होगा, फास्फोरस का। फिर किसका होगा, नाइट्रोजन, नहीं सॉरी आर्सेनिक का होगा। देखो यहाँ सबसे अधिक किसका होगा, आर्सेनिक। कितना है, इतना। फिर किसका है, ये देखो एंटीमनी एसबी का है। फिर किसका है, अब है कोई, यही है, बिस्मथ है। फिर किसका है, फास्फोरस है। फिर किसका है, नाइट्रोजन। यह गलनांक तथा क्वथनांक का क्रम है। यह क्रम, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखो अपवाद टाइप है।
यहाँ पर अपवाद पैदा करा है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक के क्रम बताइए। क्रम क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या क्रम होगा, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमने वृद्धि होगी। गलनांक और क्वथनांक में क्या होगा, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च। कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यहाँ पे देखो अधातु है, फिर उपधातु है, फिर धातु है। ठीक है, कारण भी बता दिया यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच क्या आते हैं, डी तथा या ब्लॉक के तत्व भी आते हैं, इस कारण से इनमें क्या होती है, कमी या क्रम है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, यह इंपॉर्टेंट बात है, यह एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक के क्रम क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि अपवाद टाइप है, ऐसा कोई बताता नहीं है। एकदम चूरन की तरह समझो भैया, साफ की सीधी बात है। अगर समझ में आए तभी मजा आएगा। समझ में कब आएगा, जब पहला और दूसरा तुम वीडियो देखे रहोगे तब। ठीक है, जल्दी नोट करो। कुछ बातें और है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ नीचे से। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बात को यहीं पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बातें समझ में आ गई होगी। आप भी एक चीज और पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा पढ़ा चुका हूँ, किसके समानुपाती होता है, जैफ के। और जैफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आकार के, क्योंकि जैफ और आकार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। ठीक है, अब बात यही पा रही, देखो ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो आकार में भी क्या होगा, वृद्धि। देखो जब आकार में वृद्धि होगा तो जैफ में क्या होगा, कमी आएगी। जब जैफ में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में भी क्या आएगा, कमी आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ग में 15 में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में क्या होता है, कमी होती है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के मान में क्या होता है, कमी होता है। कैसे कमी होगा, क्रम लिख दे रहा हूँ। क्रम लिखने के लिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कमी। तो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक किसका होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा बिस्मथ का। देखो देखो, नहीं, सबसे अधिक किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। सॉरी, यहाँ से देखो सबसे अधिक किसका होगा, नाइट्रोजन का। सबसे कम किसका होगा, बिस्मथ का। बिस्मथ का होगा, फिर किसका होगा, एंटीमनी का होगा, फिर किसका होगा, आर्सेनिक का होगा, फिर किसका होगा, फास्फोरस का होगा, फिर किसका होगा, नाइट्रोजन। ये बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूँ। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। आप एक एक शब्द को लिख सकते हैं, मैं तो क्रम बता दिया हूँ, आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं आराम से, इसको नोट करके। क्रम को आप हेडिंग डालिएगा परमाणु त्रिज्या, तब लिखेगा कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयनन विभव में क्या होता है, वृद्धि होता है। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, सॉरी, परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, कमी। और इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में भी क्या होता है, कमी। और हमारे घनत्व में क्या होता है, वृद्धि। देखो वृद्धि हो रही है। और गलनांक तथा क्वथनांक में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ें छूटी है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, नोट कर याद रखना। वर्ग 15 के यानी नाइट्रोजन परिवार या पिनोकोजन के गुणधर्म। गुणधर्म परमाणु त्रिज्या अर्थात वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। और आयनन विभव में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कमी होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कमी। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कमी। घनत्व क्या होगा, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, वृद्धि। देखो वृद्धि होगी। गलनांक और क्वथनांक वर्ग 15 में क्या होगा, वृद्धि होगी, उच्चतम होगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, कमी होगा। ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, कमी होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के मान में। ठीक है, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यह टॉपिक तभी पसंद आएगी जब आपको पहला और दूसरा वीडियो देखे रहेंगे तब। आप भी मेहनत कीजिए, हम तो मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हम भी आपको मेहनत करके सिखाएंगे, एकदम चूरन मक्खन की तरह। लेकिन सब कुछ आपको सीरियल बाय सीरियल यानी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझना रहेगा। ठीक है,
सीरियल से वीडियो देखते आएंगे तो कहीं नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, चलते हैं तब, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।